नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 2 में हमने तुमून प्रत्यय को समझा, जिसके अंतर्गत हमने सीखा कि तुमून प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब धातु के साथ के लिए जुड़ा हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि तुमून प्रत्यय का प्रयोग 5 और शब्दों के साथ किया जाता है। वो है सकना, चाहना, शुरू करना, समर्थ होना तथा समयवाचक शब्द। आइए अब हम प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 3 में कृत प्रत्यय का ही दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यय कत्वा और लैप प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं। कत्वा और लैप प्रत्यय। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कत्वा और लैप प्रत्यय का प्रयोग करते कहाँ हैं। तो दोस्तों, कहता है जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो पहली क्रिया में कत्वा या लैप प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि यहाँ दो क्रियाओं की बात हो रही है, जिनमें से एक क्रिया समाप्त हो चुकी है जबकि दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। तो उस पहली क्रिया यानी कि जो क्रिया समाप्त हो चुकी है उन क्रियाओं में कत्वा या लैप प्रत्यय लगाया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक वाक्य है, राम खाकर विद्यालय जाता है। इसमें दो क्रिया है, एक खाना और दूसरा जाना। राम खाकर विद्यालय जाता है, यानी कि पहली क्रिया खाना जो है यह समाप्त हो चुकी है। राम ने खाना खा लिया है और अब वह विद्यालय जा रहा है। यह जाना क्रिया यानी कि दूसरी क्रिया प्रारंभ हो चुकी है और पहली खाना क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो हम इस पहली क्रिया यानी कि इस खाना का जो क्रिया है इसमें हम कत्वा या फिर लैप प्रत्यय लगाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, सीता स्नान करके खाना खाती है। इस वाक्य में भी दो क्रिया है, एक स्नान करना और दूसरा खाना। सीता स्नान करके खाना खाती है। इसमें भी पहली क्रिया यानी कि स्नान करना समाप्त हो चुकी है। सीता ने स्नान कर ली है और अब वह खाना खाती है, यानी कि पहली क्रिया स्नान करना समाप्त हो चुकी है और दूसरी क्रिया खाना खाना प्रारंभ हो चुकी है। तो हम इस पहली क्रिया यानी कि स्नान करने में कत्वा या फिर लैप प्रत्यय लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जिन क्रिया में कत्वा या लैप प्रत्यय लगा रहे हैं यानी कि जो पहली क्रिया है उसमें कर या फिर कर के जुड़ा हुआ है। इससे हमें नई जानकारी मिली कि जिन क्रियाओं में कर या कर के लगा रहता है उनमें कत्वा या लैप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे खाना क्रिया है तो इसमें कर लगा हुआ है, स्नान करना क्रिया है तो इसमें कर के लगा हुआ है, और हमने इन्हीं दोनों में कत्वा या लैप प्रत्यय लगाया क्योंकि ये पहली क्रिया है और यह समाप्त हो चुकी है। तो इससे हमें नई जानकारी मिली कि जिन क्रियाओं में कर या कर के लगा रहता है उनमें कत्वा या लैप प्रत्यय लगाया जाता है। चलिए, यहाँ तक सही है। अब बात आती है कि कहाँ पर कत्वा और कहाँ पर लैप प्रत्यय लगाया जाता है। तो दोस्तों, सिंपल सी साधारण वाक्य में कहता है कि जब क्रिया अकेली हो तो उसमें कत्वा, और यदि क्रिया उपसर्ग से समस्त हो तो उसमें लैप प्रत्यय लगाया जाता है, उसमें लैप प्रत्यय लगाते हैं। आइए इसे भी उदाहरण से देखते हैं। यहाँ एक क्रिया है नी। नी मतलब ले जाना। दोस्तों, क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। तो यहाँ एक धातु है नी। नी मतलब होता है ले जाना। यहाँ हम देख रहे हैं कि इससे पहले उपसर्ग नहीं है, यानी कि क्रिया अकेली है। तो हम इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे क्योंकि कहता है कि जब क्रिया अकेली हो, यहाँ क्रिया जो है नी अकेली है तो हम इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, और यदि क्रिया उपसर्ग से समस्त हो तो उसमें लैप प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ क्रिया अकेली है, नी मतलब ले जाना, तो हम इसमें लैप कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। नी जोर कत्वा। दोस्तों, कत्वा का सिर्फ त्वा शेष बचता है। हम लिखेंगे कत्वा लेकिन जोड़ेंगे सिर्फ त्वा, तो नी जोड़ त्वा बराबर नित्वा। नी मतलब ले जाना, और जब इसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो इसके अर्थ में कर या कर के जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ले जाकर।
पहले अर्थ था ले जाना, अब अर्थ हो जाएगा ले जाकर। इसी प्रकार से दूसरा है आनी। आनी एक धातु है जिसका मतलब होता है लाकर। इसमें हम देख रहे हैं कि आनी में आ उपसर्ग है, और अभी हमने पढ़ा यदि क्रिया उपसर्ग से समस्त हो तो उसमें लैप प्रत्यय लगाते हैं। यहाँ क्रिया में उपसर्ग है, अब इस क्रिया में हम लैप प्रत्यय लगाएंगे। आनी जोर लैप। दोस्तों लैप का सिर्फ य शेष बचता है, तो हो जाएगा आनी जोर य, क्या हो जाएगा आनीय, मतलब ला कर। इसमें भी कर जुड़ जाएगा। दोस्तों अब ये उपसर्ग क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इस पर हम विशेष वीडियो बना चुके हैं। प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। आइए इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक वाक्य है, राम खाकर विद्यालय जाता है। राम का राम लिखेंगे, खाकर विद्यालय जाता है। यहाँ दो क्रिया है, एक खाना और एक जाना। यह पहली क्रिया है खाकर, यह समाप्त हो चुकी है, खाकर विद्यालय जाता है। तो हम इस पहली क्रिया खाकर में कत्वा या लैप प्रत्यय लगाएंगे। अब हमें देखना है यदि क्रिया अकेली होगी तो हम इसमें कत्वा, और यदि क्रिया उपसर्ग से संपन्न होगी तो हम इसमें लैप प्रत्यय लगाएंगे। दोस्तों खाना का धातु होता है खाद, खाद होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि इससे पहले कोई उपसर्ग नहीं है। जब नहीं है तो हम इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। खाद जोर कत्वा, खादित्वा, तो हो जाएगा खादित्वा। रामः खादित्वा विद्यालय का विद्यालयम, क्योंकि यह कर्म हो गया, विद्यालयम जाता है, गच्छति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, सीता पुस्तक लाकर पढ़ती है। इसमें भी दो क्रिया है, एक लाना और दूसरा पढ़ना। सीता पुस्तक लाकर यानी कि लाना क्रिया समाप्त हो चुका है, सीता ने पुस्तक ले आई है, अब उसे पढ़ रही है, दूसरी क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो हम इस लाना क्रिया में कत्वा या लैप प्रत्यय लगाएंगे। दोस्तों लाना का धातु होता है आनी, लाना का आनी मतलब लाकर। यहाँ हम देख रहे हैं कि आ उपसर्ग है, अतः इसमें हम लैप प्रत्यय लगाएंगे। तो आनी जोर लैप। दोस्तों लैप का य शेष बचता है, तो आनी जोर य, क्या हो जाएगा आनीय। पढ़ना का पठती। सीता पुस्तक लाकर पढ़ती है, सीता पुस्तकम आनीय पठती। इसी प्रकार से अगला वाक्य है कि सीता स्नान करके भोजन करती है, यानी कि सीता स्नान करके खाना खाती है। यहाँ भी दो क्रिया है, एक स्नान करना और दूसरा भोजन करना। पहली क्रिया स्नान करना समाप्त हो चुकी है और दूसरी क्रिया भोजन करना प्रारंभ हो चुकी है। तो सीता का प्रथमा सीता स्नान करके। दोस्तों स्नान करना का स्नान ही धातु होता है, इसमें भी हमें कोई उपसर्ग दिखाई नहीं देता है, तो हम इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। स्नान जोर कत्वा, स्नात्वा भोजन करती है, भोजनम करोति। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, राम आकर पढ़ता है। राम का राम आकर पढ़ता है। आना और पढ़ना दो क्रिया है। यहाँ आना का दोस्तों आगम होता है, आगम, आगम। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि आगम में आ उपसर्ग है, आगम मतलब आना और गम मतलब जाना। यहाँ आ उपसर्ग है, जब उपसर्ग दिखाई दे तो हम इसमें लैप प्रत्यय जोड़ेंगे। और दोस्तों अभी हमने समझा कि लैप का सिर्फ य शेष बचता है, तो आगम जोर लैप, आगम्य, आगम्य। आ का आ ग और म हलंत है, इसी कारण से हलंत म और य जुड़ गया, आगम्य पठती। राम आकर पढ़ता है। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जिस भी क्रिया में कत्वा या लैप प्रत्यय लगाए हैं, जैसे आनीय, स्नात्वा, आगम्य, इन सब में जो है कर या करके लगा हुआ है। जैसे आना आकर, स्नान करना स्नान करके, लाना लाकर, इन सब में कर या करके लगा हुआ है। और अभी हमने पढ़ा कि जिन क्रियाओं में कर या करके लगा रहता है उसमें कत्वा या लैप प्रत्यय लगाते हैं। चलिए यहाँ तक सही है। अब दोस्तों आगे कहता है कि किसी भी धातु में कत्वा या लैप प्रत्यय जोड़ देने पर उसका अर्थ कर या करके में बदल जाता है। ये तो हमने पहले से ही जान चुके हैं। जैसे भू मतलब होना, जब इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो भू जोड़ कत्वा। दोस्तों अभी हमने समझा कत्वा का सिर्फ त्वा शेष बचता है। भू जोड़ त्वा भूत्वा, भू मतलब होना, अब इसका अर्थ हो जाएगा होकर, अब इसमें कर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से गम मतलब जाना, गम जोड़
जोड़ कत्वा बराबर गत्वा, अब अर्थ हो जाएगा जाकर। इसी प्रकार से पठ मतलब पढ़ना, इसमें जोड़ देंगे कत्वा, अब हो जाएगा पठित्वा, अब अर्थ हो जाएगा पढ़ कर। इसी प्रकार से बद जोड़ कत्वा, बद मतलब बोलना, इसमें जुड़ जाएगा कत्वा, हो जाएगा बदित्वा, अब अर्थ हो जाएगा बोल कर। बद मतलब बोलना, जैसे ही कत्वा जुड़ेगा बदित्वा बोल कर। इसी प्रकार से लैप का भी है, जैसे आगम, आगम मतलब आना, इसमें जोड़ेंगे लैप आगम में, अब अर्थ हो जाएगा आकर। इसी प्रकार से आनी मतलब लाना, जैसे ही जोड़ेंगे लैप हो जाएगा आनिय ला कर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कत्वा और लैप प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब धातु के साथ कर या करके लगा हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि यदि क्रिया अकेली हो तो उसमें कत्वा प्रत्यय, और यदि क्रिया उपसर्ग से समस्त हो तो उसमें लैप प्रत्यय लगाया जाता है। आइए अब हम प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 4 में स्त्री प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।